हेलो व्यूअर्स, एज यूजुअल स्टार्ट विद द डायलॉग के बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया और टाइम ही नहीं मिल रहा था। बहुत सारे वीडियोस मैंने एक्चुअली बना के रखे हैं, वो लैपटॉप में है, कुछ गोप्रो में है। इनफैक्ट मैं गया था जैसलमेर राइड के लिए अप्रैल में, उसका ब्लॉग बनना था, वो ब्लॉग भी बना नहीं। अभिषेक देसाई जो मेरे साथ में था वो मेरे पीछे पड़ा है कब से, अभी तो पोस्ट कर दो, बट अभी वो मूड भी निकल गया। और ब्लॉग ये जो ट्रैवल ब्लॉग होते हैं वो मुझसे बनते नहीं है। मैंने शुरू में बोला था कि मैं ट्राई करूंगा और मुझसे वो जमा नहीं। और दूसरे वीडियोस है बहुत सारे, मैंने सीबी के ऊपर बना के रखे हैं, कॉमन टॉपिक्स फॉर मोटरसाइकिलिस्ट। दूसरे रॉयल एनफील्ड का एक दो मेरे पास हमेशा उसके जो वी कैन से सवाल आते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर भी दो तीन चीज़ें बना रखी है। बट उसको पोस्ट करने का, पब्लिश करने का, एडिट करके समहाउ मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। रोजी रोटी के चक्कर में यह रह रहा है, ये सब चीज़ रह रहा है। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है बिकॉज एक मोस्ट हाइप टॉपिक अभी मार्केट में आ गया है। दो मैन्युफैक्चरर्स ने हमें दो ऐसे प्रोडक्ट्स ला के रखे हमारे सामने कि जो स्पेशली जो सीबी कम्युनिटी है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक कमोशन देख रहा हूँ, वो मुझे दिखाई दिया। और मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। और अब मेरे पास बाहर जाके बाइक कहाँ मिल रही है, कि लोगों के पास आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। दीज आर ऑल बिग यूट्यूबर्स। तो मतलब मेरा तो 7,500 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स है। तो ऑब्वियसली मुझे तो बाइक मिलने वाली है नहीं, जो मीडिया वाली बाइक होती है बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मिलती है, मुझे तो शायद नहीं मिल सकती है या नहीं मिलेगी। बट मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअली मैं वो गाड़ी देख के इतना एक्साइट हुआ था स्टार्ट में ही कि मैंने वो बुक कर लिया। तो मैंने भी ट्रायम्फ स्पीड 400 बुक किया है। मेरा हमेशा से T100 T120 पे बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन रहा है और मैं सीबी को भी उसी कलर्स में पूरा पेंट करने वाला हूँ। और पता नहीं सीबी रहेगी कि नहीं अगर ट्रायम्फ आती है तो ये जो वीडियो है, अभी मैं लाइक आई सेड, मैं कोई गाड़ी के पास नहीं हूँ, बट देर आर सर्टन एरियाज जो मुझे क्यों एक्साइट किया। लुक्स तो है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है इस गाड़ी में जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। और उसके ऊपर शायद ये बहुत कम लोग कवर कर रहे हैं। लोग गाड़ी दिखा रहे हैं, गाड़ी का टॉप स्पीड बता रहे हैं, गाड़ी के अदर बाकी मतलब आसपास घूम के कैमरा लगा रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली मैं यहाँ पे कंपेयर करना चाहूँगा, और मैं खास करके करना चाहूँगा CB350 के साथ, होंडा CB350 के साथ। बिकॉज ये गाड़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके कम्युनिटी में हूँ। रॉयल एनफील्ड भी यूज़ करता हूँ, बट रॉयल एनफील्ड का और ट्रायम्फ का और होंडा का कोई कंपैरिजन नहीं है। आई वुड नॉट वांट टू बी रेट अ होंडा और अ ट्रायम्फ कंपेयरिंग इट विद अ रॉयल एनफील्ड, जो रेगुलर हंटर्स वंटर्स जो घूमते हैं उनके साथ मैं कंपेयर करके होंडा और ट्रायम्फ का उनको मैं डाउनग्रेड नहीं करूँगा। और एक जो बाइक आई हीरो की, जो रादर हार्ले डेविडसन की, जो X400 और व्हाटएवर निकाली, इन माय ओपिनियन, सॉरी टू से, इट इज क्रैप, कंप्लीट क्रैप डिजाइन। इट्स मैं बोल कि इट्स अ जंक डिजाइन, आल से, यू नो, पीस ऑफ मेटल। आई डोंट नो वेदर इट इज इवन मेटल और नॉट। तो वो तो कम्प्लीटली मैंने तो उसको राइट ऑफ, मतलब जैसे देखा, मुझे वो चाइनीज केंडा आती थी एक जमाने में 20 साल पहले, हीरो होंडा को टफ देने के लिए एक केंडा नाम की एक बाइक भी आई थी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो केंडा के साथ कंपेयर करूंगा इन टर्म्स ऑफ लुक्स। इन टर्म्स ऑफ द इंजन एज वेल, लगता है कहीं से करिश्मा का 400cc अवतार इंजन आया है उसमें। और तो चलते हैं, मतलब मैं वो हार्ले डेविडसन तो मैंने राइट ऑफ कर दिया। आई डोंट, वो लोग एक बार दुकान बंद करके चले गए थे यहाँ से, वो फिर से होने वाला है। रॉयल आई विल से हार्ले डेविडसन इज एन अमेरिकन रॉयल एनफील्ड, नथिंग एल्स। सो अभी देखते हैं, लेट्स सी। जो मैंने बोला था कि लेट्स कंपेयर सर्टन थिंग्स टेक्निकली बिटवीन दी होंडा CB350 एंड द ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर। और ये चीज़ें जो है कुछ मैं कॉल आउट्स कर रहा हूँ यहाँ पे, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने जस्ट एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया कुछ पॉइंट्स लेके, जो मुझे मैंने जब वो बाइक लॉन्च हुई, जब उसके फीचर्स लॉन्च हुए, तो जो चीज़ें एज ए टेक्निकल पर्सन मैंने ग्रास्प की, या जो मुझे
अपील किया जिन चीज़ों ने, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो देखते हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो शुरू करते हैं हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कंपैरिजन। जैसे मैंने बोला, मेरे पास बाइक है नहीं कि मैं बाइक के पास बैठ के ये टेक्निकली आपको बता दूं। बहुत से लोगों ने इसको इन चीज़ों को लाइक यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर्स लिखे हैं, बहुत से लोग वो बोल देते हैं वीडियो में कि इसका कैपेसिटी ये है, पावर ये है, वो है। बट ये कंपैरिजन में ये पावर यहाँ से क्यों ज़्यादा निकल रहा है, उसका अगर 4 वॉल है तो उसका एडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ, जो आई एम श्योर अपने सर्कल में यहाँ पे इंडिया में जितने यूट्यूबर्स है, बहुत ही कम लोग इसको डिटेल में उसका टेक्निकली एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ कि अगर इंजन में कुछ चीज़ है तो वो क्यों है, उससे क्या एडवांटेज मिलता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, वो कवर करने वाला हूँ। और ये मैं हिंदी में करने वाला हूँ। थोड़ा सा मेरे को टेक्निकल चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है, बिकॉज जो भी हमारा जो एजुकेशन होता है, ये स्पेशली टेक्निकल रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो भी होती है, ये चीज़ें पूरी इंग्लिश में होती है। आपने वो पूरा नॉलेज इंग्लिश में लिया होता है और फिर बाद में उसको हिंदी में कन्वर्ट करना, आपका जो थॉट प्रोसेस ब्रेन में होता है वो उतना फटाफट करता नहीं है, तो मैं थोड़ा फंबल कर दूंगा। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। लेकिन मैं ये वीडियो हिंदी में बनाऊंगा ताकि बहुत से या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश निकल आएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। सो शुरू करते हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ पैरामीटर्स लिस्ट डाउन किए हैं। लाइक एक फर्स्ट स्लाइड पे जो जनरल स्पेसिफिकेशंस होते हैं बाइक के, इन दोनों बाइक का कंपैरिजन किया है, वो क्या है, क्यों है, उससे क्या फर्क पड़ता है या नुकसान होता है। और दूसरे स्लाइड में मैंने कवर किया है कि यूएसपीस क्या है, क्या वो चीजें हैं जो स्पेशल है स्पीड 400 में, ट्रायम्फ स्पीड 400 में, जो सीबी में वो उस चीज का गैप है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरामीटर, वो है हमारा इंजन। अभी सीबी में जो इंजन है वो है एयर कूल्ड 2 वॉल्व SOHC, विच इज योर सिंगल ओवरहेड कैम्प इंजन। और वही हम अगर ट्रायम्फ स्पीड 400 में देखेंगे तो उसमें लगा है लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व डुअल ओवरहेड कैम्प इंजन। अब ये वो फर्क है जो मैं बोलूंगा कि एडवांस्ड इंजन, जो मतलब हमारा जो इस ट्रायम्फ में लगा है, और एक बेसिक इंजन। सो होंडा ने क्या किया, एक एयर कूल्ड इंजन लिया बेसिक, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं है, 2 वॉल्व बिठा दिए जो थियरी में सिखाए गए थे, सिंगल ओवरहेड कैम या एक कैम शाफ्ट जिसको दोनों वॉल्व्स को ऑपरेट करता है। उसके ऑपोजिट ट्रायम्फ में इन लोगों ने लिक्विड कूल किया है, तो हीट मैनेजमेंट अच्छा होगा, 4 वॉल्व दिए है और डुअल ओवरहेड कैम। अभी होता क्या है, इंजन में 2 वॉल्व होते हैं, एक होता है इनलेट वॉल्व, एक होता है एग्जॉस्ट वॉल्व। अब जब भी आपका इंजन हाई आरपीएम में जाता है तो ये स्पेसिफिक टाइमिंग्स के हिसाब से वॉल्व्स खुलते हैं। सो आपका जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है, जो सक्शन स्ट्रोक होता है, इनटेक स्ट्रोक, उसके टाइम पे इनलेट वॉल्व खुलता है, उसमें से आपके गैसेस अंदर जाते हैं, फ्यूल एयर का जो मिक्सचर होता है वो अंदर जाता है, उसको कंप्रेस करके इंजन कंप्रेशन स्ट्रोक में, तीसरे स्ट्रोक में पावर मिलता है, स्पार्क निकलता है स्पार्क प्लग से, और चौथे स्ट्रोक में एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं, जिससे आपकी जो बर्न गैसेस है वो बाहर निकलती है। अब होता क्या है कि 2 वॉल्व इंजन में जब भी आप हाई स्पीड में इंजन चलने लगता है, आरपीएम बढ़ते जाता है, तो ये जो वॉल्व ओपनिंग का, जो वॉल्व खुलने का और बंद होने का जो ड्यूरेशन है, जो विंडो है, वो बहुत छोटा हो जाता है, वो ड्यूरेशन बहुत कम हो जाता है वो विंडो। तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो गैसेस जो अंदर आना है सिलेंडर के अंदर, इंजन के अंदर जो गैसेस जो आते हैं वो बहुत कम होते जाते हैं। तो जैसे आरपीएम बढ़ता है वैसे वैसे जो पंच होता है इंजन का वो कम होते जाता है। जैसे टॉर्क हम बोलते हैं कि कम होता है, ये एक थियरी कि टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी इंजन आरपीएम। जैसे इंजन आरपीएम बढ़ता है, टॉर्क कम होते जाता है। तो इसकी वजह से ये जो 4 वॉल्व इंजन है डुअल ओवरहेड कैम, ये इसमें ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे ट्रायम्फ को, बिकॉज इन्होंने क्या किया है, ये जो मैंने बताया ना कि ड्यूरेशन की वजह से जो ड्यूरेशन कम होते जाता है, आरपीएम बढ़ता है तो वॉल्व ओपनिंग का, 2 वॉल्व दिए होते हैं पर फॉर इनलेट 2 वॉल्व्स और एग्जॉस्ट के लिए 2 वॉल्व। तो इससे क्या होता है कि 2 वॉल्व में से गैसेस अंदर जाने का स्कोप होता है, तो गैसेस का ज्यादा अंदर जाने का या ज्यादा गैसेस अंदर जाने का स्कोप बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ये इंजन ज्यादा गैसेस को बर्न कर पाएगा और इंजन का पावर डिलीवरी जो परफॉर्मेंस है
वो इम्प्रूव होता है। सेकेंड थिंग, डुअल ओवरहेड कैम दिया है, दैट मीन्स जो इनर्शियल लोड है इंजन के ऊपर, मैकेनिकल लोड, वो एक ही कैम के ऊपर 4 वॉल ऑपरेट करने का नहीं, तो 2 अलग अलग स्ट्रीम्स दिए हैं, एक इनलेट के लिए स्ट्रीम दिया होता है, एक एग्जॉस्ट वॉल के लिए कैम शाफ्ट दिया रहता है, तो ये भी लोड कम हो जाता है और आपका मैकेनिकली इंजन, उसका मैकेनिकल एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। सो ये है फर्स्ट थिंग इन द सीबी और इन द ट्रायम्फ, विच इज एडवांटेज ट्रायम्फ। पॉइंट नंबर 2, बोर इनटू स्ट्रोक, जो इंजन का डायमेंशंस है। अभी हम देखेंगे कि सीबी ने क्या किया था, बेसिकली 70 mm इंटू 90.5 mm, जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था रॉयल एनफील्ड के लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के। तो कभी कभी लगता है कि इन लोगों ने जस्ट, मतलब ये हमेशा, मतलब फ्रॉम डे 1 से मेरे को एक ऐसा, एक बोलते हैं ना कि एक हमेशा दिल में किधर तो भी एक ये था कि कम से कम 400 सीसी गाड़ी तो निकालना था ना। अगर उन लोगों के पास 350 थी, तुम्हें उनके साथ कॉम्पीट करना था, तो सेम 350 निकाल के क्या, एक स्टेप ऊपर जाओ ना, सेम निकाल के क्या कर रहे हो? जस्ट बिकॉज आप होंडा है और होंडा के नाम के नीचे आप बेचोगे, ऐसा आपको लगा था, पता नहीं क्या था। तो ये एकदम आइडेंटिकल 350 सीसी इन लोगों ने कर दिया। पावर का भी अभी उसके पास आता है, और उसके कंपैरिजन में जो ट्रायम्फ है वो है 89 mm का बोर और 64 mm का स्ट्रोक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है उसकी वजह से ये 4 वॉल एकोमोडेट कर पाता है। तो ये आप देखोगे इनके डायमेंशंस, ये है एक टिपिकल लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जिसमें आपको अच्छा थंप मिलता है एग्जॉस्ट का, और ये है एक टिपिकल हाइपर इंजन। तो हाइपर एज एन इंजन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंस्ट्रक्ट होता है, उसमें 3 टाइप होते हैं सिलेंडर के कंस्ट्रक्ट में। एक होता है लॉन्ग स्ट्रोक, जिसमें आपका स्ट्रोक लंबा होता है, और जो बोर होता है, जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है, उसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रोक। दूसरा होता है स्क्वायर इंजन, जिसमें आपका स्ट्रोक और बोर का जो डायमीटर होता है वो आइडेंटिकल होता है। और तीसरे होते हैं ये हाइपर, जहां पे बोर बड़ा होता है और स्ट्रोक छोटा होता है। तो ये इंजन का क्या होता है कि दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ गोइंग एट हाई आरपीएम्स, एंड बट इसमें आपको वो पंच नहीं मिलेगा, इसमें रादर आल से एग्जॉस्ट का पंच नहीं मिलेगा। इंजन का पंच मिलेगा लेकिन एग्जॉस्ट का वो थंप नहीं मिलेगा इसमें। तो दैट इज द वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू हैव दिस पावर। तो आप देखोगे 350 सीसी होने के बाद और ये 400, सिर्फ 50 सीसी का फर्क है, बट पावर इज 100% एक्स्ट्रा। इधर आप 20 PS निकाल रहे हो, यहाँ पे 40 PS निकाल रहे हो। ये 8000 RPM इसलिए जाता है बिकॉज ये हाइपर इंजन है, ये 4 वॉल्ट डुअल ओवरहेड कैम है, तो ये 40 PS निकाल रहा है। होंडा ने अगर इधर उसको कुछ किया होता तो आई एम श्योर ये 20.1 PS है, ये एटलीस्ट वो लोग 25-27 PS रीच कर पाते, विच वॉज एट आई से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आरपीएम भी बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। बट होंडा ने क्या किया, जो रॉयल एनफील्ड है वो उन लोगों ने बनाया, तो हम लोग भी ऐसे ही बनाते हैं, बस होंडा का नाम है तो अपन बेच लेंगे। तो ये यहाँ पे फर्क है, मतलब सिर्फ 50 सीसी एक्स्ट्रा होने के बावजूद ये 100% पावर इंक्रीमेंट है, 40 bhp एट 8000 RPM। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा मैं बोलूंगा टॉर्क फिगर्स 30 Nm का है, यहाँ पे 37.5 Nm का है। बट इन लोगों ने क्या किया, ये टॉर्क, लो एंड टॉर्क ऑन पेपर 3000 RPM में बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे तो, सॉरी ये दूसरा स्क्रू ड्राइवर मेरा, तो 3000 RPM जब लोग बोलते हैं ना लो एंड एक्चुअली इज नॉट लो गियर, ओके। लो एंड इज इंजन आरपीएम का जो लो एंड होता है, वहां पे आपका अगर टॉर्क मिलता है, सो इसको लो एंड टॉर्क नहीं है, आई से दिस, इसको लो, ये जब इंजन आरपीएम बढ़ेगा, जैसे RX 100 वगैरह होती थी कि हाई आरपीएम में उठाए तो वो व्हीली मार के निकलेगी, तो ये वो वाला इंजन है। बट यहाँ पे लो एंड में निकलना चाहिए था अच्छा पंच, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, माइलेज अच्छा देना था, इंजन का ऊपर का आरपीएम का लोड कम करना था, तो पीछे का स्प्रॉकेट जो था सीबी में वो छोटा दे दिया। आगे का और पीछे का जो फाइनल ड्राइव रेशो है उसमें इन लोगों ने वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया माइलेज के चक्कर में, तो इसलिए वो लो एंड टॉर्क की पूरी धज्जियां उड़ गई वहां पे। उसके बाद है हमारा 5वां पॉइंट, वो है वेट। अब ये सबसे परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सीबी 350 सीसी 20 PS में 181 kg है। तो मतलब गाड़ी का जो इंजन का पावर है 20.1 PS, उसके ऊपर उसको कितना पहले डेड वेट उठाना है वो आपका इंजन का, और मैं बोलूँ तो गाड़ी के पूरा परफॉर्मेंस का आपका ये निर्भर होता है उसके ऊपर।
अगर हम ट्रायम्फ का देखेंगे तो ये 40 PS में इसको सिर्फ 176 kg का डेड वेट उठाना है, तो इसका एफिशिएंसी अच्छा है, इसका एक्सेलरेशन भी बहुत बढ़िया होगा। ऑफ कोर्स 40 PS है, 37.9 mm 5 Nm का टॉर्क है, हाई RPM इंजन है, तो ये निकलेगी तो बहुत अच्छा। बट बिकॉज ऑफ दिस पावर टू वेट रेशो, इसका 400 cc का इंजन और 40 PS का पावर होने के बावजूद ये माइलेज ये भी अच्छा देगी। ये लगभग मैं बोलूं तो दिस इज माय गेस, ट्रायम्फ का ऑन रोड हाईवे माइलेज होगा लगभग 37-39 के बीच में, ट्रायम्फ का भी होगा। सिटी में थोड़ा सा बिकॉज ऑफ यू नो द फैक्टर्स, जो उसका पीछे का स्प्रॉकेट बड़ा है तो उसकी वजह से 31-32 में होगा। बट बिकॉज ऑफ दिस पावर टू वेट रेशो विच इज एफिशिएंट इन द ट्रायम्फ भी हाईवे में 37-39 के बीच में माइलेज देगी। पॉइंट नंबर 6 जो है सैडल हाइट या सीट हाइट। अब CB का सीट हाइट है वो है 800 mm विच इज अगेन आइडेंटिकल टू द रॉयल एनफील्ड, और ट्रायम्फ ने क्या किया 790 mm का सीट हाइट किया है, जिसकी वजह से जो मेरे टाइप के राइडर्स है 5 फीट 6 इंचेस या इवन 5 फीट 5 इंच वाले जो राइडर्स है, इनके लिए ये गाड़ी काफी कंफर्टेबल है। ये जो 790 mm जो इससे 2 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर बोला तो लगभग इतना ये हो गया, गैप हो गया, वही वो उतना गैप है जो हम लोग को टिप टो चलाने में कभी कभी तकलीफ होती है, और ये गाड़ी शॉर्ट राइडर्स को बहुत बहुत काम आएगी। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि ये गाड़ी जो फीमेल राइडर्स है उसमें भी काफी पॉपुलर होगी, बिकॉज इसका लुक्स वुक्स तो काफी बढ़िया है कंपेयर टू हंटर के सामने अगर मैं कंपेयर करूं तो दिस इज ब्यूटीफुल लुकिंग बाइक कंपेयर टू व्हाट अ हंटर इज। हंटर लुक्स लाइक अलशिट, this one is a beautiful looking bike, and with the color scheme etc, it's going to be very popular amongst female riders as well, तो watch this out। तो ये ट्रायम्फ ने बहुत अच्छे तरीके से नेल आउट किया है। उसके बाद आता है ग्राउंड क्लियरेंस। ना ग्राउंड क्लियरेंस एक जगह है जहां पे ट्रायम्फ 1 सेंटीमीटर उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, 156 mm है, और इसका जो ब्रेड बॉक्स लगा है, शायद इसमें मैंने देखा नहीं, स्क्रैप में तो ब्रेड बॉक्स था, इसमें था या देखा नहीं, बट शायद वो ब्रेड बॉक्स है वो जो नीचे की तरफ है चेसी के, इसके लिए वो थोड़ा सा वहां पे टर्निंग या कॉर्नरिंग में शायद वो स्क्रैप कर सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। ये था हमारा जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस होते हैं बाइक के इंजन को रिलेटेड लेके, वो इन दोनों बाइक्स का कंपैरिजन, और उसमें आप साफ साफ देखोगे कि ट्रायम्फ हैज एन अपर हैंड in terms of the engine, a very upper hand, which is evident on the papers as well as it will be evident on road as well। और मतलब मैं ये भी कवर करने वाला हूँ कि this looks more identical to the DOM and the KTM engine। और उसके पास भी आता हूँ, बहुत लोगों ने स्पेकुलेट किया है कि नहीं, ट्रायम्फ ने बोला है कि इट इज अ कंप्लीट न्यू प्लेटफॉर्म एटसेट्रा। इसमें कैसा होता है ना कि बहुत आसान है इन लोगों को यड़ा बनाना कि ये नया प्लेटफॉर्म है, बाहर से इन लोगों ने केसिंग वेसिंग और स्पीड बॉर्नविल वगैरह या स्पीड 800 का सब लगाया, बट जो अंदर का जो स्पेसिफिकेशंस होता है ना, पूरा जो क्रैंकेस के साइड का होता है, अदर क्रैंकेस वाला जो होता है, ये तो क्रैंकेस कवर्स है, इसको तो आप कैसे भी डिजाइन देके कोई भी टाइप का केसिंग बना के मोल्डिंग करके उसको वैसे कर सकते हैं कास्टिंग करके, बट जो बेसिक डिजाइन है ना, आई फील इट इज अ सेम KTM प्लेटफॉर्म, भले चाहे कितना उनको बोले कि नहीं ये ऐसा नहीं है, नया इंजन है। तो ये एक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जहां पे मैंने वो चीजें कवर की है जो मेरे को लगी कि काफी से दीज आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ द ट्रायम्फ। तो शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है, फर्स्ट पॉइंट इज थ्रॉटल। तो थ्रॉटल में ऐसा चीज क्या है कि जो मुझे लग रहा है कि अलग है, तो मैं आपको बताता हूं अभी। अब CB में हम देखेंगे तो इट हैज अ मैकेनिकल थ्रॉटल से केबल, मैकेनिकली ऑपरेटेड केबल वाला जो सिस्टम है वो है, वेरस जो ट्रायम्फ है उसमें है राइड बाय वायर। अब इस कैटेगरी वाली गाड़ी में ये 400 सीसी एंट्री लेवल एंथुजियास्ट बाइकिंग में ये पहली बाइक है जिसने राइड बाय वायर वाला थ्रॉटल मैकेनिज्म दिया है। और इसका एडवांटेज क्या है मैं बोलता हूँ। मैकेनिकल केबल में क्या होता है कि एक केबल होता है टिल द थ्रॉटल बॉडी, वो पूरा एक मैकेनिकल
फंक्शन होता है जो आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होता है कि टीपीएस वगैरह ईसीएम को कमांड या रादर इनपुट्स देके कि थ्रॉटल का पोजीशन क्या है, ये सब ईसीएम बाद में पकड़ता है। राइड बाय वायर में क्या होता है कि जो आपके एक्सीलरेटर होता है, आपका थ्रॉटल होता है, वहां से सेंसर्स एक्चुएटर्स ये डायरेक्टली ईसीएम से बात करते हैं और ईसीएम को फिर बाद में कमांड देते हैं कि उसको फ्यूल एयर मिक्सचर या फ्यूल कितना पुश करना है अंदर, वो सारी जो कितना रेशो, कितना क्वांटिटी, वो सब डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे कोई भी लैग नहीं होगा, एकदम रियल टाइम जो भी ईसीएम का एनालिसिस होगा वो एकदम परफेक्ट प्रिसाइज रियल टाइम होगा। इससे आपका जो थ्रॉटल फीडबैक है उस पर भी ज़्यादा एकदम रिफाइंड होता है, वो बहुत प्रिसाइज होता है और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी, थ्रॉटल रिस्पॉन्स इन एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों पे बहुत फर्क पड़ता है राइड बाय वायर से। आप कभी कोई राइड बाय वायर वाली या T100 वगैरह चलाओगे तो आपको वो उसमें इतना मतलब आपको वो एक्चुअली एविडेंट हो जाएगा कि कितना पावरफुल या कितना सही चीज़ होता है ये। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे ट्रायम्फ बहुत ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट्स कमा रहा है। सेकेंड चीज़, फ्रंट सस्पेंशन जो सीबी में हमारे लगे हैं वो है कन्वेंशनल फोक्स, वेरेज ट्रायम्फ में लगे हैं वो है अपसाइड डाउन फोक्स। नाउ इससे क्या होगा, जो सीबी का वॉबलिंग का जो इशू है उसका वन ऑफ द रीजंस इज द डेड वेट ऑन द फ्रंट व्हील। में हमेशा बहुत से लोगों मैंने ये सोल्यूशन भी दिया कि ट्राई पुटिंग इन अ 90-90-19 टायर। सो हमारा जो स्टॉक टायर आता है वो है 190-19 तो उसका वेट जो है लगभग वो है 6.5-7 kg और वो प्लस ये जो नॉर्मल कन्वेंशनल फोक्स होते हैं जिसका जो पूरा फ्लूइड मैकेनिक, जो स्प्रिंग फ्लूइड का जो वेट होता है वो पूरा नीचे की तरफ होता है, सस्पेंडेड साइड पे होता है। तो ये अनस्प्रंग वेट जो होता है ना, जो नीचे की तरफ, ये आपके ओवरऑल जो गाड़ी की स्टेबिलिटी होती है उस पर उसका इम्पैक्ट होता है। तो मैंने बहुत से लोगों को शुरू में बहुत बार बोला था कि आप 90-19 टायर डाल के देखना, क्योंकि उसका वेट जो होता है वो लगभग 4 किलो के अंदर होता है, लगभग 3-3.5 किलो कम है वेट उसका। तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, बिकॉज ये अनस्प्रंग जो लोड है ना गाड़ी के ऊपर उसका भी फर्क है। जब आप एरोडायनामिक चेंज हो जाते हैं, कुछ आप पीछे टॉप रैग या कुछ लगा रहे हो तो ये लोड इस वॉबल को इंड्यूस करता है। दूसरी बात वही उसके ऑपोजिट हम देखेंगे तो ट्रायम्फ में अपसाइड डाउन फोक्स है जहां पे जो भी पूरा लोड है वो ऊपर की तरफ है, देन अगेन 17 इंच के व्हील लगे हुए, तो जो डेड वेट है वो पूरा मैनेज हो गया है यहाँ पे। एंड इसका जो ट्रिपल क्लैम्प होता है यूएसडी का, वो जो पूरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ऊपर का वो ऊपर की तरफ होता है। तो अंडर ब्रेकिंग भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो यूएसडी फोक्स के 2 फायदे होते हैं, एक तो अनस्प्रंग लोड कम हो जाता है एंड अंडर ब्रेकिंग जो आपके कन्वेंशनल फोक्स होता है उसका जो ट्रिपल क्लैम्प का जो पॉइंट्स होता है वो पाइप का एरिया उतना मोटा नहीं होता जितना ये होता है। और वो जो पाइप होता है वो ऑलमोस्ट वो स्टील है, सो उसमें थोड़ी बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी है। इट इज इट कैन बी मेजर्ड इन माइक्रॉन्स, बट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंपेयर टू द डाउन एरिया वेयर योर फ्लूइड सिट्स। वो अगर आप उल्टा लगाओगे तो वो जरा भी बेंड नहीं होता है। तो जो गाड़ी का जो स्टेबिलिटी होता है अंडर हाई स्पीड ब्रेकिंग वो भी काफी इंप्रूव होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और एक उसके बाद आते हैं रियर सस्पेंशन में, उधर भी क्या खास है वो देखते हैं। तो पहले 2 ब्राउनी पॉइंट्स तो ट्रायम्फ ने कमा लिए। अब रियर सस्पेंशन में आते हैं। रियर सस्पेंशन सीबी ने दिया ट्विन रेगुलर अपना हाइड्रोलिक स्प्रिंग लोडेड जो स्प्रिंग वाला होता है वो दिया है। तो उससे क्या होता है, अब आपके 2 शॉक ऑब्जर्वर दोनों साइड में लगे हुए और ओवर द टाइम जो दोनों शॉक ऑब्जर्वर्स का जो वेयर आउट होता है वो इवन नहीं होता। ऑब्वियसली 2 अलग अलग साइड पे अलग अलग टाइप के लोड या जर्क्स मिल सकते हैं, तो वैसे वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेयर आउट शुरू होता है, बट वो इवनली वेयर आउट नहीं होता है। ऐसे नहीं कि राइट का 99% पे है तो लेफ्ट का भी 99% पे ही रहेगा, लेफ्ट का 95-96 पे भी हो सकता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब भी वो वेयर आउट होना शुरू करता है तो गाड़ी का स्टेबिलिटी वगैरह पे फर्क पड़ता है। गाड़ी टायर खाना शुरू करेगा, एक साइड से एक टायर खाना शुरू करेगा। वो सब गैस, ये मोनोशॉक में नहीं होता है। ट्रायम्फ में मोनोशॉक है प्लस वो गैस फील्ड है। मोनोशॉक से गाड़ी का स्टेबिलिटी बढ़ता है, गैस फील्ड से जो बम्स होते हैं, बम्स हाई स्पीड बम्स में जाने के बाद गाड़ी कंट्रोल के बाहर जाने का चांसेस बहुत कम होता है, बिकॉज गैस का जो बम्स को जो हाई स्पीड बम्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। हाइड्रोलिक में भी वो फ्लूइड मोशन होता है बट वो उतना स्मूथ नहीं होता है जितना गैस फील्ड में होता है। तो दैट इज अनदर बेनिफिट
तो जैसे मैंने बोला कि इस स्लाइड पे मैंने वो सारी चीजें डाली है जो एक गैप है, एक आल्सो एक कमी है सीवी में, वो ट्रायम्फ ने बरोबर यहाँ पे नील आउट किया है। तो उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट विच इज योर ब्रेक्स, फ्रंट ब्रेक्स स्पेशली। आई विल नॉट टॉक अबाउट द रियर ब्रेक्स बिकॉज रियर ब्रेक सिंगल पिस्टन है, वो भले ही बाइब्री का हो बट सिंगल पिस्टन है। सिंगल पिस्टन ब्रेक्स का एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होता है कंपेयर टू ट्विन पिस्टन और 4 पिस्टन। अब इसमें इन लोगों ने, ये सबसे बढ़िया पॉइंट मेरे को लगा, आप फ्रंट ब्रेक सीबी का देखोगे तो इन लोगों ने कन्वेंशनल फ्लोटिंग कैलिपर 2 पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर दिया है और ट्रायम्फ ने रेडियल कैलिपर 4 पिस्टन दिया है। इसका फर्क क्या मैं आपको बताता हूं। फ्लोटिंग कैलिपर 2 पिस्टन में जो आपका जो ब्रेक का कैलिपर होता है वो उसके सिर्फ एक ही साइड पे 2 पिस्टन लगे होते हैं और जो समझो हमारे 2 ब्रेक पैड्स होते हैं जो डिस्क के दोनों साइड में बैठते हैं। आप जब भी ब्रेक प्रेशर अप्लाई करते हो तो जो पिस्टन्स है वो एक साइड के पैड पे प्रेशर मारते हैं और दूसरा साइड क्या होता है, वो दूसरा साइड कंप्लीटली असेंबली जाके जो आपका जो कैलिपर का जो सेकेंड साइड है, ब्रैकेट है, उसके ऊपर उसके अगेंस्ट पुश करता है उस दूसरे पैड को। तो ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लो कि आप एक दीवार के सामने खड़े हो और आपको कोई पुश कर रहा है एक साइड से दीवार पे और दूसरे साइड पे दीवार है, तो जिस साइड पे आपको पुश कर रहा है हाथ से वो साइड पे आपको ज्यादा जोर लगेगा, दूसरे साइड का जो दीवार है वहां पे ज्यादा जोर नहीं लगेगा। तो इस अगर इमेजिन करो कि ऐसा टाइप का ब्रेकिंग है तो इसका ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। और रेडियल कैलिपर में क्या होता है, एक तो आपका जो रेडियल, इसका मतलब क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्ट है इसका जो मैकेनिज्म है वो जो एक्सेल होता है उसके परपेंडिकुलर इसके बोल्ट्स होते हैं, तो इसलिए उसको रेडियल कैलिपर बोलते हैं। और उसमें 4 पिस्टन्स होते हैं, मतलब दोनों साइड पे दोनों पैड्स को एक्टिवेट करने के लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए दोनों साइड पे 2-2 पिस्टन होते हैं। तो इसमें 4 पिस्टन वैसे दोनों साइड के पैड्स के ऊपर काम करते हैं। तो वो आपके ब्रेकिंग में बहुत बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। ऊपर से होंडा ने क्या किया, होंडा ने अपने घर का माल चिपका दिया इसमें निसिन के कैलिपर्स है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि निसिन, आई मीन नॉट दैट निसिन इज अ बैड कंपनी, बट निसिन इज देयर होम प्रोडक्ट, तो होंडा ने वो दे दिया। and Triumph has gone for Vibri. So now Vibri is a very high end, मतलब मैं बोलूंगा Brembo is a very high end braking thing, ठीक है, और उसी का रेगुलर प्रोडक्शन है Vibri। अब Vibri में होता क्या है, एक तो पहले तो इन लोगों ने सारा रेडियल कैलिपर दे दिया, ऊपर से Vibri का सिस्टम दे दिया, तो ये सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि ये 2 पिस्टन में भी काफी ब्रेकिंग इसकी अच्छी है और इसमें तो इन लोगों ने रेडियल दे दिया। तो दिस इज एज गुड एज ए ट्रैक ब्रेकिंग ऑल्सो एफिशिएंसी, जो रेस ट्रैक्स होते हैं वो वाली। तो इसका ब्रेक्स आप एक्सपेक्ट करना कि बहुत बढ़िया होने वाला है। ऊपर से ये यूएसडी फोक्स दिया है जो उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाले स्टेबिलिटी को। टायर भी आगे का मोटा है, 110 का है, तो सब कुछ समझ लो इट इज अ ऑसम रेसिपी फॉर हाई स्पीड राइडिंग। उसके बाद मैं बोलूंगा स्विंग आर्म में भी थोड़ी सी आल्सो नॉट अ, इट्स अ गुड टू हैव थिंग कि सीबी में हमारे है स्टील बॉक्स फ्रेम और वही कंपैरिजन में हम देखेंगे तो ट्रायम्फ ने दिया है कास्ट एल्यूमिनियम का फ्रेम। अब दोनों में फर्क इतना ऐसा है कि स्टील बॉक्स फ्रेम का जो वेट है वो ज्यादा होता है, कास्ट एल्यूमिनियम का वेट कम होता है, तो ऑब्वियसली उसमें फिर से वो अनस्प्रॉन्ग जो लोड होता है वो कम हो जाता है और गाड़ी हाई स्पीड अगर बम्प्स के ऊपर से जा रही है तो वो ज्यादा वॉबल नहीं करेगी, यहां वहां हिलेगी नहीं। तो दैट्स अनदर थिंग। तो बट दिस इज अ गुड टू हैव थिंग, आई विल नॉट से इट स्कोर सम गुड ब्राउनी पॉइंट्स फॉर द ट्रायम्फ, इट इज गुड टू हैव थिंग। अभी उसके बाद ये और एक चीज है जो है गाड़ी का चेन, ड्राइव चेन। अब हम लोगों ने अभी तक, मतलब बहुत से लोगों ने सिर्फ ये सुना होगा कि ओरिंग चेन आती है, उसके अलावा एक एक्स रिंग चेन भी आती है, तो वो ट्रायम्फ ने दिया है। उसका एडवांटेज क्या मैं बताता हूँ। ये ओरिंग्स क्या होते हैं, जो चेन के जो लिंक्स होते हैं उसके दोनों तरफ से रबर के ओरिंग्स होते हैं विच एक्ट्स और जो एक ऑयल सील का काम करते हैं, क्योंकि जो आपके जो चेन होती है उसके लिंक्स के बीच में जो रोलर्स होते हैं उसमें फैक्ट्री फिल्ड ग्रीस होता है। तो ये ओरिंग क्या करती है, उस ग्रीस को बाहर आने से रोकती है, जैसे ऑयल सील काम करता है वैसे, और उसके साथ साथ जो बाहर की डर्ट ग्रीट वगैरह है उसको अंदर जाने से रोकती है उस ग्रीस के पास। तो ये ओरिंग में क्या होता है, जो आपका जो सीलेंट या सीलिंग का जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो सिंगल होता है। एक्स रिंग में क्या होता है, एवरी लिंक में एक से 2 सीलेंट एरिया पैच होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चेन का जो ग्रीस है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, वो ड्राई नहीं होगा। तो इससे चेन की लाइफ बढ़ जाती है और चेन का जो आवाज होता है जो सीबी में बहुत ज्यादा है वो भी कम हो जाता है इसकी वजह से।
तो आपको लॉन्ग लॉन्जिविटी भी मिलेगी और आवाज भी कम होता है। फाइनल थिंग मैं बोलूंगा वो है सर्विस इंटरवल। अभी सर्विस इंटरवल सीबी का है 6000 किलोमीटर और 6 मंथ्स, वही ट्रायम्फ वालों ने दिया है 16,000 किलोमीटर इन 12 मंथ्स। नाउ टू बी ऑनेस्ट, सीबी का जो है वो अच्छा है 6000, मैं तो हमेशा 12 मंथ्स और 5000 किलोमीटर ऐसे करता हूं, तो 6000 किलोमीटर में भी कोई हर्ज नहीं है, 6 मंथ्स में भी कोई हर्ज नहीं है, बट आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स एंड आई नो हाउ, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 महीने में भी आप कर सकते हो, तो मैं तो वैसे ही करता हूं। ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे जो ट्रायम्फ का 16,000 किलोमीटर है, अब ये पता नहीं कि 16,000 किलोमीटर में आर दे टॉकिंग अबाउट मेजर सर्विस और उसके बीच में कोई माइनर सर्विस होगी जिसमें आपका सिर्फ ऑयल चेंज होगा या एयर फिल्टर चेकअप होगा, वो चीजें होगी नहीं होगी, क्योंकि 16,000 किलोमीटर अगर ये लोग बोल रहे हैं तो ऑयल ड्रेन पीरियड बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। आई डोंट नो कौन सा ऑयल लेके आने वाले हैं, ये एमसॉल तो नहीं लेके आएंगे बिकॉज इट्स यूके कंपनी, इट्स यूके ब्रांड, बट एमसॉल में भी इतना कैपेसिटी नहीं है कि 16,000 किलोमीटर तक वो चले। तो ये एक ऑयल चेंज के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न लगता है, बिकॉज आई बिलीव इन अर्ली ऑयल चेंजेस। मैं तो ऑयल 4,000 5,000 में भी चेंज कर देता हूँ, मेरे को जैसे ही लगता है कि इंजन का थोड़ा सा रफनेस बढ़ गया है, तो रफनेस मतलब वो मेरे स्टैंड का रफनेस, तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी बात, बिकॉज 12 मंथ्स है तो और मैंने बहुत से लोगों का सुना कि ट्रायम्फ का सर्विस कॉस्ट बहुत हाई होता है, वो लोग लूटते हैं वगैरह वगैरह, बट टू बी ऑनेस्ट देखो, ये गाड़ी का प्राइस है 2.33 एक्स शोरूम, मतलब 280 तक ये गाड़ी जाएगी ऑन रोड, 280 290 पकड़ लो, चलो ऑन रोड गाड़ी जाएगी। अब जो गाड़ी का जो प्राइस कंस्ट्रक्ट है वो उसको 290 के सेलिंग प्राइस में बनाता है, तो उसका स्पेयर पार्ट कौन सा, मतलब टाइगर का या बॉर्नविल का लगने वाला है, इसका स्पेयर पार्ट भी थोड़ा सा प्रीमियम होगा, बट नॉट लाइक अ BMW और I'll say anything else। अब 3 लाख की गाड़ी लोगे तो उसमें 15 लाख वाला सर्विस या 15 लाख वाले स्पेयर पार्ट तो लगने वाले हैं नहीं, उसमें 3 लाख के ही स्पेयर पार्ट लगेंगे, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी उतना ही होगा। तो ये जो अफवाहें है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो बहुत हाई होगा वगैरह, ये सब चीजें I'll say दीज आर ओनली स्पेक्यूलेशंस, उसके पीछे कोई टेक्निकली बात नहीं करता है। तो मैं तो बोलूंगा कि जो गाड़ी का कॉस्ट जैसा है वैसा ऑब्वियसली उसका पूरा स्पेयर्स का जो लाइफ साइकिल या जो I'll say जो इको सिस्टम होता है वैसे ही होता है वो, तो कुछ ज्यादा एडिशनल हाई नहीं होने वाला इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने सोचा कि कवर कर लूं। मेरे पास लाइक आई सेड गाड़ी है नहीं, जब आएगी तब आएगी, टेस्ट करने के लिए मिलेगी कि नहीं वो भी मेरे को पता नहीं, अब मैं तो कोई बड़ा यूट्यूबर हूं नहीं, और मैं लूंगा कि नहीं लूंगा वो भी आगे की बात है। बट कहीं तो मुझे हमेशा, मतलब जो मेरा एक्साइटमेंट का रीजन है वो ये है कि जो चीजें इन लोगों ने निकाली, लाइक 400 सीसी 40 bhp, अरे मैं तो 40 भी नहीं मांग रहा था यार, मैं 27-28 में भी खुश हो जाता। मेरा जो 500 है वो 27 bhp, तो मैं तो सोच रहा था कि उतना भी हो तो भी बहुत मजा आ जाएगा, बट इन लोगों ने वो पता नहीं क्या सोच के 20 bhp 20.1 PS का, bhp नहीं PS का जो पावर निकाला, तो इनको लोगों लगा कि अपन होंडा का लोगो चिपका देंगे तो कुछ भी बिक जाएगा। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में ये लोग कभी भी पता नहीं क्या बोलो, अक्कल नहीं आएगी इन लोगों। तो ये चीजें हैं मेरे को कवर करनी थी। आई होप आपको ये अच्छा लगा, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि बहुत से लोग गाड़ी के आसपास घूम के वीडियो बता रहे हैं, टॉप स्पीड बता रहे हैं, उसका कलर क्या है वो सब बता रहे हैं, बट इनफैक्ट ये सारी चीजें जो प्रीवियस हमने जो देखी वो भी बता देंगे, बट कोई ये नहीं बताएगा आपको कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। ठीक है, रीडर मतलब इसमें क्या, इसका बोर इनटू स्ट्रोक क्या है, इसका पावर क्या है, वो तो मैं स्पेसिफिकेशंस पढ़ के बोल लूंगा, बट उससे क्यों ऐसा है, इससे फायदा क्या है, ये नहीं कोई बताएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। व्यूअर्स बढ़ नहीं रहे, सॉरी सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे, तो कुछ तो कीजिए यार, मेरे को कुछ तो मोटिवेट कीजिए। और अगले वीडियोस बनाने तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी राइडिंग।